नमस्कार। आज हम खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर बात करेंगे। इनमें ब्रह्मांड की पूरी कहानी है, बिल्कुल शुरू से, मतलब कैसे ये सब बना, हमारा अपना सौरमंडल, और हाँ, उससे भी आगे क्या है। हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, ये लगातार फैल क्यों रहा है, और ये जो रहस्यमयी चीजें हैं, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये हैं क्या भला। फिर अपने घर यानी सौरमंडल पर आएंगे, ये कैसे बना, और हमारे सबसे करीबी तारे कौन से हैं, अंतरिक्ष में इंसान कहां तक पहुंच गया है, इस पर भी बात करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि इन मुश्किल विषयों को थोड़ा आसान करके समझें। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी शुरू होती है करीब 13.8 अरब साल पहले, बिग बैंग से। कहते हैं कि सब कुछ एक बहुत ही ज्यादा घने और गर्म बिंदु से शुरू हुआ, सिंगुलैरिटी जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक महाविस्फोट जैसा था। उसके फौरन बाद ब्रह्मांड अविश्वसनीय तेजी से फैला और साथ ही ठंडा भी होने लगा। और शुरुआती कुछ ही मिनटों में जैसे एक कॉस्मिक फैक्ट्री चालू हो गई हो, उसने सबसे हल्के तत्व बना दिए, हाइड्रोजन, हीलियम। यही आज तारों का ईंधन है। अच्छा, मतलब शुरुआत में ही ये बन गए थे। हाँ, फिर थोड़ा वक्त लगा, करीब 3,80,000 साल। तब जाके परमाणु बने, और जैसे ही परमाणु बने, ब्रह्मांड मतलब पारदर्शी हो गया। रोशनी आर पार जाने लगी। और पीछे एक गूंज रह गई, वो सीएमबी वाली बात। एग्जैक्टली, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, एक धुंधली सी रोशनी जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है। 1964 में जब इसे खोजा गया तो ये बिग बैंग का बहुत बड़ा सबूत बना। और हाँ, एडविन हबल ने भी दिखाया था कि जो आकाश गंगाएं हमसे जितनी दूर हैं, वो उतनी ही तेजी से और दूर जा रही हैं। उनकी रोशनी खिंच रही है, जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड फैल रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये फैलाव धीमा नहीं हो रहा, बल्कि और तेज होता जा रहा है। यही अजीब बात है ना। हाँ, बहुत अजीब। और इसके लिए डार्क एनर्जी को जिम्मेदार माना जाता है। सोचिए, ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा यही है। 68%? और हमें पता भी नहीं है क्या। बिल्कुल नहीं। बस इतना जानते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के उलट काम कर रही है, उसे धकेल रही है। ये तय करेगा कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। क्या सब ठंडा होकर जम जाएगा या सब कुछ फटकर अलग हो जाएगा। बाप रे। और ये अकेला रहस्य नहीं है ना? डार्क मैटर भी तो है। हाँ, वो भी बड़ा रहस्य है। ब्रह्मांड का करीब 27% हिस्सा डार्क मैटर है। ये दिखता नहीं, किसी चीज से इंटरैक्ट नहीं करता सिवाय गुरुत्वाकर्षण के। तो पता कैसे चला इसके बारे में? इसके वजन से। जैसे आकाशगंगाएं जितनी तेजी से घूम रही हैं, उनमें जितना दिखने वाला पदार्थ है, उससे कहीं ज्यादा गुरुत्वाकर्षण चाहिए उन्हें थामे रखने के लिए। वो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण डार्क मैटर का माना जाता है। और ये दूर से आती रोशनी को भी अपने गुरुत्वाकर्षण से मोड़ देता है, जैसे कोई अदृश्य लेंस हो। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। शायद ये किसी खास किस्म के कणों से बना है, जैसे विम्प्स या एक्शंस, पर अभी पक्का कुछ नहीं पता। मतलब कुल मिलाकर हम जिसे जानते हैं, तारे, ग्रह, हम सब, वो तो सिर्फ 5% हैं। हाँ, सिर्फ 5%। सोचिए जरा कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। चलिए अब जरा अपने सौरमंडल पर आते हैं। ये कब और कैसे बना? हमारा सौरमंडल करीब 4.6 अरब साल पहले बना। गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल, सौर नेबुला, वो घूमने लगा और बीच में घना होता गया। उसी केंद्र में हमारा सूर्य बना, जिसने लगभग सारा मतलब 99.86% वजन अपनी तरफ खींच लिया। और बाकी बचे हुए से ग्रह बन गए। 8 ग्रह हैं हमारे। हाँ, पहले 4 अंदरूनी जो चट्टानों से बने हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। हमारा घर पृथ्वी भी यही है। बिल्कुल। और फिर बाहरी तरफ गैस के विशाल गोले बृहस्पति और शनि, और उनके भी बाहर बर्फीले दानव यूरेनस और नेपच्यून। ग्रहों के अलावा भी तो बहुत कुछ है। वो एस्टेरॉयड बेल्ट। हाँ, मंगल और बृहस्पति के बीच में वो चट्टानों और धातु के टुकड़ों की एक पूरी पट्टी है। वहाँ सेरेस जैसा बौना ग्रह भी है। और नेपच्यून के भी पार है काइपर बेल्ट। प्लूटो वही है, और भी कई बौने ग्रह और छोटे छोटे बर्फीले पिंड, जहां से कम समय में वापस आने वाले धूमकेतु आते हैं। और उससे भी दूर ओट क्लाउड। हाँ, माना जाता है कि सौर मंडल के बाहरी किनारे पर एक बहुत विशाल, लगभग गोलाकार क्षेत्र है बर्फीले पिंडों का, ओट क्लाउड। बहुत लंबे समय बाद दिखने वाले धूमकेतु शायद वहीं से आते हैं। ये सब उस शुरुआती नेबुला का बचा हुआ मलबा है एक तरह से। कमाल है।
अच्छा, हमारे सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है? क्या वो पड़ोस में है? हाँ, पड़ोसी ही कह सकते हैं खगोलीय पैमाने पर। वो है प्रॉक्सिमस सेंटोरी, एक छोटा लाल रंग का बौना तारा। कितनी दूर? लगभग 4.5 प्रकाश वर्ष, मतलब रोशनी को भी वहां से यहाँ आने में 4.25 साल लग जाते हैं। ये असल में 3 तारों के एक सिस्टम अल्फा सेंटोरी का हिस्सा है। और सुना है वहाँ कुछ खास मिला है? हाँ, ये बहुत रोमांचक खोज है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी का एक ग्रह है प्रॉक्सिमा बी, और ये ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में है। रहने योग्य क्षेत्र मतलब वो तारा से ठीक इतनी दूरी पर है कि वहां तापमान ऐसा हो सकता है कि पानी तरल अवस्था में रह सके, और तरल पानी जीवन के लिए जरूरी माना जाता है। क्या बात है! मतलब हमारे इतने करीब जीवन की संभावना वाला एक ग्रह। संभावना तो है, हाँ। अभी और जानना बाकी है उस ग्रह के बारे में। अंतरिक्ष में कुछ और खास जगहों का जिक्र होता है, लैग्रैंज पॉइंट्स, वो क्या है? हाँ, लैग्रैंज पॉइंट्स, ये अंतरिक्ष में कुछ खास बिंदु हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी हैं, 2 बड़े पिंड। इनके बीच और आसपास कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक दूसरे को संतुलित कर देता है। अगर कोई छोटी चीज जैसे कोई स्पेसक्राफ्ट वहां रख दें तो वो वहीं टिकी रहेगी, कम ईंधन खर्च करके। कुल 5 पॉइंट्स होते हैं, L1 से L5 तक। अच्छा, तो इनका फायदा क्या है? बहुत फायदा है। जैसे L1 पॉइंट, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच है, वहां से सूर्य पर लगातार नजर रखी जा सकती है। सोहो स्पेसक्राफ्ट वहीं है। और L2 पॉइंट, जो पृथ्वी के पीछे सूर्य से दूसरी तरफ है, वो गहरे अंतरिक्ष में देखने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य की रोशनी और गर्मी से बचा रहता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वहीं L2 पर है। वाह, मतलब ये अंतरिक्ष में ऑब्जर्वेशन के लिए प्राइम लोकेशंस है। बिल्कुल, जैसे अंतरिक्ष के खास पते हों। और इंसानों ने भी तो अपनी चीजें बहुत दूर भेजी हैं, वोयेजर यान। हाँ, वॉयेजर 1 और 2 ये तो कमाल ही कर चुके हैं। ये पहले इंसान के बनाए ऑब्जेक्ट हैं जो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गए हैं। इंटरस्टेलर स्पेस मतलब वो सूर्य के प्रभाव क्षेत्र, जिसे हेलियोपॉज कहते हैं, उसके भी पार निकल गए हैं। अब वो तारों के बीच की खाली जगह में सफर कर रहे हैं। अविश्वसनीय है। और न्यू होराइजन्स? न्यू होराइजन्स ने पहले प्लूटो की बहुत करीबी तस्वीरें भेजी, और फिर वो आगे बढ़कर काइपर बेल्ट के एक और ऑब्जेक्ट एरोकुथ नाम के पिंड के पास से गुजरा। ये अब तक का सबसे दूर का पिंड है जिसे किसी स्पेसक्राफ्ट ने इतने करीब से देखा है। तो हमने बिग बैंग से लेकर डार्क मैटर एनर्जी के रहस्यों, हमारे सौर मंडल की संरचना, पास के तारे प्रॉक्सिमा बी और इंटरस्टेलर स्पेस तक की एक झलक देखी। कितना विशाल, कितना जटिल और कितना अद्भुत है ये सब। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि हम जितना ज्यादा खोजते हैं उतने ही नए और गहरे सवाल सामने आ जाते हैं। ये डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये पहेलियां सुलझेंगी तो ब्रह्मांड में हमारी जगह की कहानी ही बदल सकती है। बिल्कुल। भविष्य में होने वाली अगली बड़ी खोज क्या होगी? वो हमें अपने बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में क्या सिखाएगी? ये सोचना ही अपने आप में एक रोमांच है।